हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। तो जितने भी एमसीक्यू हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए एसएसटी पेपर 2 की जितनी भी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। देखिए एसएसटी 60 नंबर की पूछी जाती है पेपर 2 में। तो जितने भी लोग देखिए पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको सभी मिलती रहेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और देखिए आप लोग क्लास शुरू करने से पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग देखिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत के प्रथम विशाल और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। देखिए समझते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक को हराकर देखिए भारत के पहले विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और महान सलाहकार कौन थे जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था? तो वह देखिए चाणक्य थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और महान सलाहकार थे, जिन्हें कौटिल्य चाणक्य कहा जाता था। देखिए चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में मदद की थी। और देखिए चाणक्य राजनीति और अर्थशास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ और अर्थशास्त्र लिखा था। देखिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था प्रसिद्ध। और देखिए चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य है। तो यह देखिए तीनों नाम है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? तो वह देखिए मेगस्थनीज ने लिखी थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। देखिए मेगस्थनीज यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था भारत। और देखिए उसने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्र का सुंदर वर्णन किया था। देखिए मेगस्थनीज आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और देखिए वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस प्रसिद्ध युद्ध के बाद हिंसा का मार्ग छोड़कर धम्म और धर्म का रास्ता अपनाया था? तो वह देखिए कलिंग का युद्ध हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म और धर्म का रास्ता अपनाया था। देखिए समझते हैं। देखिए 261 ईसा पूर्व में हुए कलिंग युद्ध के भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और जिसके बाद देखिए अशोक ने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था। और इसके बाद उन्होंने भेरी घोष युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म घोष शांति की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी जो उस समय का सबसे बड़ा प्रशासनिक केंद्र था? वह देखिए हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। देखिए पाटलिपुत्र देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी का उस समय का सबसे बड़ा केंद्र था। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी देखिए पाटलिपुत्र उस समय का बहुत बड़ा प्रशासनिक केंद्र था। देखिए मौर्य साम्राज्य की केंद्रीय राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन, तोसली और स्वर्णगिरी इसके प्रांतीय केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस माध्यम का उपयोग किया था? तो सम्राट अशोक ने अपने संदेशों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया था? वह देखिए हो जाएगा शिलालेख और स्तंभ लेख का। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए शिलालेख और स्तंभ लेख का देखिए जनता तक पहुंचाने के लिए अशोक ने माध्यम बनाया था। देखिए अशोक भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने
पत्थरों, चट्टानों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अपने संदेश खुदवाए थे, ताकि देखिए आम जनता उन्हें पढ़ सके, समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी? तो वह देखिए हो जाएगा बृहदर्थ हो जाएगा। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ था, जिसकी हत्या देखिए उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। देखिए 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदर्थ की हत्या उनके ही ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और देखिए इसके बाद मगध पर शुंग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में संहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य क्या होता था? तो वह देखिए हो जाएगा राज की कर इकट्ठा करना और रेवेन्यू संग्रह करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मौर्य प्रशासन में संहर्ता नामक अधिकारी का मुख्य कार्य होता था राज की कर इकट्ठा करना और रेवेन्यू संग्रह करना था। देखिए मौर्य प्रशासन में संहर्ता सर्वोच्च कर संग्रहकर्ता चीफ रेवेन्यू कलेक्टर होता था, जिसका काम था पूरे साम्राज्य के लगान वसूलना और बजट तैयार करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? तो सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो वह देखिए हो जाएगा ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए थे तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। केवल देखिए उत्तर पश्चिम वर्तमान में जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के अभिलेख खरोष्टी और देखिए आरामी लिपि में मिलते हैं, तो 2 अभिलेख मिलते हैं और बाकी देखिए ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे और प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किस विषय पर आधारित है पुस्तक? तो वह देखिए हो जाएगी शासन कला और राजनीति पर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक है तो देखिए किस विषय पर आधारित है? तो वह देखिए शासन कला और राजनीति पर आधारित है पुस्तक। यह देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए नाम अर्थशास्त्र होने के बावजूद यह पुस्तक पूरी तरह से राजनीति, राज्य के सिद्धांतों और सप्तांग सिद्धांत और प्रशासनिक व्यवस्था पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह देखिए लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का देखिए जन्म हुआ था तो लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था इनका जन्म, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था देखिए सिद्धार्थ था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। देखिए अगर आपको पेपर 2 क्लियर करना है तो जितने भी PYQ क्वेश्चन करवा रहे हैं SST के प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी करते जाइए, आपका 100% यूपी टेट क्लियर हो जाएगा। देखिए SST 60 नंबर का पूछा जाता है और देखिए अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि देखिए CDP आपका 30 नंबर का पूछा जाता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। और देखिए हिंदी भी पूछी जाती है, 30 नंबर की पूछी जाती है, तो हिंदी भी आप पढ़िए, क्योंकि देखिए सभी ज़रूरी है पढ़ना, तभी एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इसलिए जितने भी देखिए हैं सिलेबस सभी कवर करिए, सभी अच्छे से पढ़िए, तभी आपका देखिए यूपी टेट अच्छे नंबर से क्लियर होगा। और संस्कृत देखिए संस्कृत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ये भी 30 नंबर की पूछी जाती है। इसलिए जहाँ भी आपको संस्कृत समझ में आए वहाँ से देखिए अपनी तैयारी कर लीजिए। देखिए सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। देखिए समझते हैं। देखिए सिद्धार्थ ये गौतम बुद्ध के बचपन का मूल नाम था और देखिए ज्ञान प्राप्ति बोधिसत्व के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा था। और देखिए उनके पिता का नाम था शुद्धोधन था और माता का नाम था देखिए महामाया था और उनके पुत्र का नाम था देखिए राहुल था। तो गौतम बुद्ध के देखिए
पिता का नाम था सुद्धोधन था और माता का नाम था महामाया था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गौतम बुद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सिद्धार्थ बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए सिद्धार्थ बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वह देखिए हो जाएगा पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध को देखिए पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे देखिए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए 35 वर्ष की आयु में बिहार के गया में निरंजना फल्गु नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को देखिए बिहार में निरंजना नदी के तट पर देखिए पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद वे बुद्ध कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो वह देखिए हो जाएगा सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने देखिए अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, जिसे देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ ऋषिपत्तनम में उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने देखिए सारनाथ में ऋषिपत्तनम में उन्होंने अपने 5 ब्राह्मणों को शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए किस मार्ग का पालन करने का संदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध ने देखिए सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए किस मार्ग का पालन करने का संदेश दिया था। तो वह देखिए अष्टांगिक मार्ग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए गौतम बुद्ध ने कहा कि ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही अत्यधिक कठोर तपस्या सही है, और देखिए जीवन जीने के लिए जीवन में मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। तो जीवन जीने के लिए देखिए मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो देखिए अत्यधिक विलासिता सही है और ना ही अत्यधिक कठोर तपस्या सही है जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु का स्थल किसे माना गया है। तो वह देखिए कुशीनगर को माना गया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। तो बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण मृत्यु का स्थल माना गया है तो कुशीनगर में माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में है। देखिए 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में देखिए बुद्ध का देहावसान हुआ था, जिसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो देखिए गौतम बुद्ध के मृत्यु को देखिए महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों त्रिपिटक की रचना मुख्य रूप से किस भाषा में की गई है। तो वह देखिए पाली भाषा में की गई है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए त्रिपिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक देखिए आम जनता की भाषा पाली में लिखे गए थे, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से हुआ था। देखिए एसएसटी आपकी 60 नंबर की पूछी जाती है, पेपर 2 में पूछी जाती है। और देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और हिस्ट्री जियोग्राफी से, और देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से। देखिए सभी आपको कवर करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहे। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और देखिए जितनी भी मेरी क्लासेस है सभी जाके देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहाँ पर सबसे अधिक होती है। तो वह देखिए विषुवत वृत्त इक्वेटर पर हो जाएगी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है देखिए विषुवत वृत्त इक्वेटर पर होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी से कितना आगे या पीछे है। तो वह देखिए हो जाएगा 5 घंटे देखिए 30 मिनट आगे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भारत का मानक समय देखिए ग्रीनविच से देखिए 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ग्रीनविच प्राइम मेडिरियन पर दोपहर के 12 बजे हो तो
देखिए 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा, तो वह देखिए हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, दोपहर के 1 बजे होंगे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जब ग्रीनविच प्राइम मेडिडियन पर दोपहर के 12 बजे हो तो देखिए 15 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय होता है, तो वह दोपहर का 1 बजे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो वह देखिए केरल को कहा जाता है। तो देखिए भारत के केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को बनाने में लगभग कितना समय लगा था, तो वह देखिए 22 वर्ष लगा था। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल को बनाने में लगभग देखिए 22 वर्ष लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अक्षांशीय मान क्या होगा, वह हो जाएगा देखिए 23.5 उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री देखिए उत्तरी गोलार्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे के बीच में बने अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो वह देखिए 24 तीलियां होती हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो यकृत लीवर होता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछा करिए, उसका राइट आंसर बता दिया करिए। देखिए कभी कभार हो जाता है जल्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है, तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है तो वह देखिए शुक्र होता है, वीनस ग्रह होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बुध मरकरी ग्रह देखिए यह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है, और देखिए मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं, और देखिए शनि ग्रह अपने छल्लों के लिए जाना जाता है। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे हवा में उड़ सके, तो गुब्बारों में कौन सी हवा भरी जाती है, तो वह देखिए हीलियम भरी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुब्बारों में देखिए हवा के लिए ताकि वह उड़ सके तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो वह देखिए हो जाएगा जापान को कहा जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जापान को देखिए उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपकी प्ले लिस्ट एसएसटी की बन चुकी है, तो वह जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए सीडीपी हिंदी की भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसको भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है तो वह देखिए कौन सी झील होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वूलर झील होती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील होती है तो वूलर झील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस टीचर डे भारत में किसकी याद में मनाया जाता है, तो वह देखिए मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के देखिए याद में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, तो वह देखिए जाना जाता है तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके पेपर 2 में चाहे एसएसटी हो, चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए फैक्ट पे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है तो हॉकी माना जाता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है सहारा मरुस्थल। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के देखिए मुंबई शहर में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो वह देखिए चीन में हुआ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। कागज का सबसे पहले देखिए आविष्कार चीन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का देखिए संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में देखिए 206 हड्डियां होती हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो संसार की सबसे लंबी होती है नदी देखिए नील नदी होती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के सेशन में आपको जीके की क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि देखिए यूपी टेट में देखिए जीके का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नहीं है कि जो सिलेबस दिया रहता है उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए अदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए देखिए सभी आपको करवा रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। अगर पूछा जाए कहीं से भी क्वेश्चन आप कर ले जाएं, इसलिए देखिए सभी क्वेश्चन करवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो आपके एग्जाम तक प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहे। और देखिए सी टेट में क्या होता है, जो सिलेबस दिया रहता है उसी में से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपी टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए अदर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल की शुरुआत मूल रूप से किस देश में हुई थी? तो वह देखिए इंग्लैंड से हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिकेट खेल की शुरुआत मूल रूप से हुई थी देखिए इंग्लैंड देश में हुई थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए ताकि आपका यूपी टेट अच्छे नंबर से क्लियर हो सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।